एवरीवन, लेट्स टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए गणित पैथोलॉजी की क्लास है जिसमें आपको हेल्प करेगी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं उनको कंटेंट मिल चुका है। हम एक ही वीडियो में सारा कंटेंट पैथोलॉजी का डिस्कस करूँगी। साथ ही साथ हम इसके बाद टैग वर्ड्स करेंगे। टैग वर्ड्स के बाद हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे कि आपको आइडिया लगे हमें कैसे टैग वर्ड्स का यूज़ करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। आगे मिलते हैं वीडियो स्टार्ट में। आपके लिए आज मेरा जन्मदिन है, बर्थडे है। बर्थडे के लिए मैं आप सभी के लिए जितने भी PDF मैंने खुद से बनाए हैंड रिटन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रही हूँ टेलीग्राम चैनल पर। ये मेरे लिए, मैं चाहती हूँ जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए एक अच्छा गिफ्ट होगा सीटेक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, क्योंकि आपको सभी को पता है कि BPSC में ट्रायल 3rd की वैकेंसी आने वाली है। साथ ही साथ TGT की D+B की वैकेंसी आने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी अगर आपका सीटेक एग्ज़ाम क्लियर होता है। ठीक है, विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। गणित की भाषा, गणित की प्रकृति का टॉपिक पढ़ेंगे। गणित शिक्षण विद्या क्या होती है, वेल हीले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 101% आता है पेपर 1 में और पेपर 2 में भी। गणित अधिगम अवस्थाएं, गणित पाठ्यक्रम में स्थान, गणित शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, अधिगम की प्रासंगिकता, पहलू, निदानात्मक उपचार, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, रूपरेखा, सामुदायिक गति, औपचारिक अनौपचारिक मूल्यांकन। सबसे पहले पढ़ते हैं गणित की भाषा। गणित की भाषा का अर्थ होता है गणना करना। गणित की अपनी एक भाषा होती है जिसके अंतर्गत हमारे शब्द भंडार आते हैं, शब्द क्रम आते हैं, प्रायवाची, संक्षिप्त रूप आदि का संगठन निर्धारित किया जाता है। रोज बेकर के अनुसार गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार और कुंजी है। गणित भाषा के अंक पद, पत्ते, सिद्धांत, सूत्र, संकेत। गणित अपने आप में एक भाषा है जिसे विभिन्न चिन्हों और नियमों के द्वारा समझा जाता है। गणितीय भाषा की जटिलता को समझने और तार्किक चिंतन को बढ़ावा देती है। गणित की विभिन्न शिक्षण विधियों में गणितीय भाषा हमारी मदद करती है। गणित विषय के कारण परिभाषिक शब्दों को सरल बनाना, संकल्पात्मक यानी जो सोच है, संकल्प है, संकल्पनात्मक सोच है एवं शाब्दिक भिन्नता को स्पष्ट करना, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, विषय वस्तु को समझना, एक ही विचार को अलग अलग यानी एक ही क्वेश्चन को हम डिफरेंट तरीके से करने की अभिव्यक्ति होती है, यानी क्षमता का विकास होता है। गणितीय गुण क्या हो सकते हैं, संप्रेक्षण का प्रयोग करना, संप्रेक्षण बातचीत का प्रयोग करना, गणित का अपना व्याकरण होती है, गणित के आंकड़े और संख्यात्मक सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। गणित में एक विचार को हम विभिन्न तरीके से व्यक्त कर सकते हैं या नामांकित कर सकते हैं। साधारण भाषा को गणितीय रूप देना, गणितीय भाषा किसी भी वस्तु या संकल्पना और उनके नामों में अंतर करती है। गणित की भाषा को निश्चित आधार होता है। गणित की भाषा अपनी सिखाई जाती है कि ज्ञान प्राप्ति का सही तरीका क्या है। गणित की प्रकृति, गणित में दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गणित संगणनाओं का विज्ञान है। गणित विषय का आरंभ गिनती से हुआ है। गणित का अर्थ है गणना करना, गणनाओं का विज्ञान। रोजर बेकर के अनुसार गणित की शिक्षा मुख्य रूप से एक कुंजी है। हॉग बैंक के अनुसार गणित सभ्यता का और संस्कृति का देन है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। गणित तार्किक विचारों का ज्ञान है। गणित में अमूर्त यानी कंसेप्ट, धारणा, इमेज कंसेप्ट यानी कोई भी हम चीज़ को बनाते हैं, धारणा बनाते हैं तो पहले सोचते हैं जो हमारे सामने नहीं है, फिर उसको मूर्त रूप में परिवर्तित करते हैं यानी जो सामने लिखते हैं। साथ ही उनकी व्याख्या करती है। गणना की अपनी भाषा होती है जैसे गणितीय पद, सूत्र और सिद्धांत आदि। गणित शब्दों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करता है। गणित दूसरे विषयों का आधार भी माना जाता है। इतिहास, भूगोल आदि में कहीं ना कहीं गणित का प्रयोग हुआ है। गणित का ज्ञान क्रमबद्धता यथार्थ अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसके एक बार ग्रहण करने से आसानी से भुलाया नहीं जा सका। गणित ज्ञान से संबंधित बच्चों में प्रसन्नता और दृष्टिकोण का विकास होता है। इसमें छात्रों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास विकसित होता है। गणित का पाठ्यक्रम विस्तार, पाठ्यक्रम शब्द की पट्टी लैटिन भाषा के शब्द से हुई है जिसका अर्थ है दौड़ने का मैदान, रेस। समय और मार्ग का घोतक है। किसी भी विषय की कक्षा में स्थान इस पर निर्भर करता है कि वह विषय शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने में कितना सहायक है। प्राचीन काल में एक गणित विषय शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति करने में सहायक रहा है। गणित एक ऐसी पाठ्यचर्या है जो महत्वाकांक्षी, सुसंगत हो, महत्वपूर्ण हो,
गणित सीखा जा सके आसानी से। महत्वाकांक्षी का अर्थ होता है उद्देश्य, यानी ऊंचे उद्देश्य हो, हर चीज़ में हो। जैसे स्कूल में कोठारी आयोग ने उच्च माध्यमिक और 10वीं कक्षा के गणित को अनिवार्य विषय के रूप में रखने को कहा है। लोग इस गणित को 8वीं कक्षा के बाद वैकल्पिक विषय बनाने में जोर देते हैं, कारण यह बहुत मुश्किल विषय है। इसे सीखने में तेज मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, तभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं। हाई स्कूल में बच्चों में गणित असफलताओं के कारण है अन्य विषयों की तुलना में अधिक। प्रत्येक छात्र एक इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन सकता, तो सभी के लिए गणित की जरूरत नहीं है। अनिवार्य विषय बनाने के लिए बिंदु और गणित सभी विज्ञानों का आधार है। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, भौतिक, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, जीव विज्ञान आदि महत्वपूर्ण विषय जो गणित पर आधारित है। गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। यदि एक सटीक विज्ञान है, गणित के अध्ययन से बालक में गणित के ज्ञान का सटीक रूप से विकार करने का दृष्टिकोण विकसित होता है। बच्चों में गणित अनुशासन संबंधी गुण और विशेषताओं का विकास करता है। बच्चे गणित के अध्ययन से व्यवस्थित रूप से, नियमित रूप से, सही तरीके से काम करना सीखते हैं। गणित तार्किक दृष्टिकोण का उत्पन्न करता है। गणित का ज्ञान चरित्र निर्माण और नैतिकता के विकास में सहायक है। गणित एक यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। गणित मानव जीवन से संबंधित दिनचर्या में, कामों में, खरीदारी में, बजट बनाने के लिए पहलू में गणित का उपयोग हम शामिल हैं। स्कूल के अन्य विषयों के लिए भी गणित का ज्ञान उपयोगी है, अर्थात आधुनिक युग में गणित का ज्ञान आवश्यक है। सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, प्रयोगात्मक मूल्य, भौतिक मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और अनुशासनात्मक मूल्य, ये सब इसके कारण हैं कि जिस तरीके से हमें गणित सीखा जाता है। गणित को आनंदमय कैसे बना सकते हैं? प्रत्येक विद्यार्थी को अधिगम द्वारा अनुभव से ध्यान रखना चाहिए। अमूर्त अवधारणाओं से स्थूल वस्तुओं के बीच में अंतर करना बताना चाहिए। विद्यार्थी में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। खेल खेल में हमें गणित को सिखाना चाहिए। छोटी क्लासेस में, प्राथमिक कक्षाओं में गणित के जादू विकसित करें। विद्यार्थी को गणित अधिगम के प्रति रुचि बनी रहे। विभिन्न प्रकार के शिक्षण दे, फ्लैश कार्ड, पत्थर, वस्तुएं, चार्ट, सिलेंडर, ताश, पत्ते, डिब्बे आदि का प्रयोग करें। अन्वेषण के द्वारा हम सीखने के अवसर सुनिश्चित करें। प्रश्नोत्तरी करें, वाद विवाद करें, कार्यशाला का आयोजन करें। विद्यार्थी को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से जोड़ना, विद्यार्थी को स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए उत्साहित करना, विद्यार्थी को वयस्कों द्वारा ना थोपे, इससे उनके सृजनात्मक अभिव्यक्ति में बाधा उत्पन्न होगी। गणित समुच्चय संवर्धन, संयुक्तिकरण का मतलब होता है जब एक मूल्य को प्राप्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक मात्रा, धन, दूरी और संयोजित किया जाता है, संयुक्तिकरण कहलाता है। जिसमें राम के पास 3 पेन है, श्याम के पास 6 पेन है, तो कुल कितने पेन हुए? संवर्धन या विस्तारण नाम से स्पष्ट हो रहा है कि संवर्धन मतलब बढ़ाना। बढ़े हुए मूल्य को प्राप्त करने के लिए जब किसी मात्रा में कुछ राशि की वृद्धि की जाती है तो उसको संवर्धन कहते हैं। जैसे उदाहरण है, 5 गेंद वाले बैग में 4 और गेंदों की विधि कर दी जाए, 5 गेंद वाले में 4 की बजाय अगर 9 होते हैं तो कितने गेंद हुई? तो इस तरीके से सामुदायिक गति क्या होती है? हमारे दैनिक जीवन में गति की अत्यधिक आवश्यकता होती है। गणित में, व्यापार में, शिक्षा में, दैनिक क्रियाकलाप में प्रयोग होता है। गणित महान सामाजिक महत्व का विषय है। यह हमारी सामाजिक संरचना के उचित संगठन और रखरखाव में मदद करता है। सामाजिक जीवन में यापन करने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज में भी लेन देन, व्यापार, उद्योग आदि व्यवसाय गणित पर निर्भर है। गणित के अभाव में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था संरचना का स्वरूप बिगड़ जाएगा। नैतिक मूल्य और गणित का ज्ञान बच्चों के चारित्रिक एवं नैतिक विकास में सहायक है। एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति में जितने गुण होने चाहिए उनमें से अधिक गुण अधिक विषय के अध्ययन से विकसित होते हैं। सांस्कृतिक मूल्य गुण, प्रत्येक समाज की संस्कृति का अनुमान उस राष्ट्र और समाज के निवासियों की रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, कलात्मक उन्नति, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि पहलुओं के द्वारा हो जाता है। जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य, शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बालक और अपनी जीविका कमाने के लिए रोजगार प्राप्त करने में बनाना भी है। समाज और गणित के ज्ञान की आवश्यकता केवल इंजीनियर, उद्योगपति, गैर कर्मी, डॉक्टर, गणित अध्यापक, अन्य वित्तीय संख्याओं और व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों का ही नहीं होता, जबकि समाज के सभी लोगों को गणित की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य और गणित का अध्ययन करने से बच्चों को समस्याओं का सामना करने के लिए एक विशेष प्रकार की विधि का प्रशिक्षण मिलता है, जिससे छात्र नियमित अपना कार्य करते हैं और हम इसे वैज्ञानिक ढंग कहते हैं। शिक्षण की समस्या क्या होती है? एक अध्यापक जब कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करता है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों की गणितों की निजी जो होती है वो कमजोर होती है। माध्यमिक स्तर में गणित के शिक्षण की एक प्रमुख समस्या यह भी होती है कि छात्रों में प्राथमिक स्तर में गणित कमजोर रूप में होता है, जिस कारण माध्यमिक स्तर में छात्र गणित शिक्षण को ठीक से नहीं समझ पाते तथा इस कारण से गणित शिक्षण के प्रति उसकी रुचि कम हो जाती है। गणित शिक्षक की शिक्षण विधियाँ,
शिक्षक विधि का सीधा संबंध गणित प्रक्रिया से होता है। सभी छात्र एक ही विधि से नहीं सीख पाते, उनके लिए शिक्षण विधि वैज्ञानिक एवं प्रभावशाली होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार भी छात्रों के सीखने में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। शिक्षक में आदर्श गुण होने चाहिए, जैसे सहयोग, विदुभाषी, संयम, निपुणता, आत्मविश्वास आदि पर निर्भर करता है। भय और असफलता, उद्देश्य की पूर्ण जानकारी का अभाव भय और असफलता का कारण है। गणित शिक्षण के लिए छात्रों का मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। पाठ्यचर्या प्रभावशाली बच्चों के साथ सामान्य बच्चों और पिछड़े बच्चों में होने के कारण दोनों को ही निराशा करती है। ज़्यादातर बच्चों में गणित को लेकर डर, असफलता का भाव रहता है। गणित शिक्षा में शिक्षकों की तैयारी, सफलता का अभाव रहता है। वेन हीले की ज्योमेट्री चिंतन परिरूप क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला होता है विजुअलाइजेशन, जिसे चक्षुकरण कहते हैं। इसमें हम बच्चा आकृति की वर्ग बनाने का पता होता है। जो आकृति अगर सर्कल में है तो उसकी रोटी गोल होगी, किसी का कार स्क्वायर में है तो उसका दरवाज़ा या खिड़की स्क्वायर में होगी, अगर रेक्टेंगल है तो दरवाज़ा रेक्टेंगल होगा और वो रेक्टेंगल मतलब इस शेप को फिर एनालाइज करता है कि उसमें आकृतियों के गुण क्या हैं। हम एक आकृति से दूसरी आकृति के गुणों को समझने की कोशिश करता है। तो है इनफॉर्मल डिडक्टिव में क्या होता है, गुणों के यानी दो चीज़ों के बारे में यानी दो आकृतियों के बारे में दो कंपेयर करना लगता है। फॉर्मल में गुणों के नियम को, सिद्धांत को, जो फॉर्मूले होते हैं उनको समझने की कोशिश करता है। लास्ट में फिर उन फार्मूलों को, नियम को विश्लेषण यानी प्रयोग में लाने की कोशिश करता है। आगे डिटेल में पढ़ते हैं। विल हिले उसकी पत्नी ने डच ने अध्यापक अनुसंधानकर्ता में पाया कि विद्यार्थी ज्यामितीय अध्ययन में कहीं ना कहीं कठिनाई महसूस कर रहे हैं। उसी से स्तर का अस्तित्व गुणों के एक दूसरे की प्राप्ति। लेवल 0 शख्स जिसमें आकृति के बारे में सोचते हैं, वृत्त या रोटी, आयत या दरवाजे या खिड़की। त्रिभुज को वृत्त, पर्वत से संबंध करना। त्रिभुज, आयत, समांतर रेखाएं, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि की पहचान करके अपनी बनावट के आधार पर तुलना करता है। लेवल 1 में बच्चे आकृति के गुणों की सूची के बारे में चिंतन करते हैं। सूची मतलब अलग अलग कॉलम बनाने में होता है, जैसे काटना, कागज, मोड़ना, ज्योमेट्री सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। लेवल 2 क्रमता, अनौपचारिक निगमन। इस स्तर में बच्चे न केवल आकृति के गुणों के बारे में सोचता है बल्कि उन गुणों और आकृति के बीच में क्या संबंध है वो सोचना शुरू कर देता है। वर्ग आयत नहीं होते, परंतु जरूरी नहीं सभी आयत वर्ग है, ठीक है, जिसमें हम रीजनिंग क्वेश्चन करते हैं। अब जो बड़ी क्लासेस में आएंगे, जब इस एग्जाम क्लियर करने के बाद रीजनिंग के क्वेश्चन में यही क्वेश्चन होते हैं। स्तर 3 औपचारिक निगमन। इस स्तर में बच्चों की आकृति के गुणों के बीच संबंध के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा बच्चे परिभाषा, सिद्धांत, परिमेय सिद्धांत करना आदि संबंधों के बारे भी समझ लेते हैं। लेवल 4 इस स्तर पर बच्चे गणित व्यवस्था के बारे में अमूर्त रूप से सोचते हैं। पहले मूर्त रूप से सोचते थे, अब हम दिमाग में सोचते हैं। पहले कंसेप्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद हम चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए गणित अध्ययन की अवस्था है। बच्चा किशोरावस्था से संबंधित होकर अलग अलग मानसिक परिवर्तन को देखने को मिलते हैं, तो जो कि जन्म से किशोरावस्था है। सबसे पहला है आरंभिक अवस्था, 0 से 2 साल। मिलावस्था 3 से 5 साल। गुणात्मक 5 से 6, 6 से 9। विभाजनात्मक गुणनखंडीय अवस्था, जिसमें 9 से 11 है। सक्रियात्मक अवस्था 11 से 13। इन अवस्थाओं में बच्चे पहली अवस्था, इन अवस्थाओं में बच्चा वस्तु को देखकर बता सकता है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। 3 मिलान 3 से 5। इस अवस्था में बच्चा 2 संख्याओं के नंबर और गिनती को बोल सकता है, किसी भी समूह के गिन भी सकता है। 5 से 6 इस अवस्था में बच्चा तरीके की संख्या व्यक्त कर सकता है, जैसे प्लस करना सीख सकता है डिफरेंट तरीके से, जैसे 4 + 3 7 होते हैं, 5 + 2 7 होते हैं। इस अवस्था में बच्चे संकल्पनाओं के स्थानीय मान का विभाजन करने में 2 या 3 संख्या करते हैं। जैसे 6 से 9 वर्ष के बच्चे कैलकुलेशन करना आसानी से सीख जाते हैं, क्योंकि इस समय के बच्चे आगे कह रहे हैं 9 से 11 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वो दर्जन वस्तुओं या 3 वस्तुओं के बीच में दर्जना करना सीख जाते हैं, जैसे कितनी 4 पेंसिल 8 बालक कितनी की होगी। 11 से 13 वर्ष की अवस्था में जब प्लस माइनस गुना स्थानीय मांग के विभिन्न तरीके से करने आधारभूत सक्रिय में सफल होते हैं। आगे कह रहे हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 पहली आई थी 1975 में, 1988 में, 2000 में, 2005, अब 2022 में। एनसीएफ ने कहा कि सभी अनुसंधानों को लेना है। एनसीएफ कहता है कि जितने भी बच्चे हैं उनका संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए, उनका सोशल होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, फिजिकल, सभी प्रकार के आयामों में बच्चों का ऑलराउंडर डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि बच्चों की बच्चे मतलब एजुकेटेड हो, साक्षात एजुकेशन हो, साथ ही साथ संख्यात्मक की उपलब्धि भी सक्षम हो रहा है। एनसीएफ कहता है कि बच्चे का जो फोकस है वो घर के वातावरण के महत्व को अधिक बल नहीं दिया जा सकता। परिवार, पड़ोस और करीबी समुदाय के लोगों सहित विशेष रूप से आयु वर्ग 3 से 8 वर्ष के बच्चों को अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। एनसीएफ में शिक्षकों के साथ साथ माता पिता समुदाय की भूमिका के अवसर व्यवहार करेगा। इसमें कहा जाता है एनसीएफ नवीन शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। एनईपी 2020 में कहा था कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशन पाठ्यक्रम संगठन, शिक्षा शास्त्र समय एवं सामग्री संगठन तथा बच्चों के समग्र अनुभव के लिए वैचारिक परिचालन
संचालन दृष्टिकोण के मूल में लिखने का योग किया है। एनसीएफ ने कहा कि 3 से 6 साल तक के बच्चे की जितने भी निर्धारित है उसे पाठ्य पुस्तक नहीं होनी चाहिए। इस आयु वर्ग के बच्चों को टेक्स्ट बुक का प्रयोग बोध नहीं होना चाहिए। इसमें खेल खेल में पढ़ाया जाना चाहिए। 6 से 8 साल तक की उम्र के पाठ्य पुस्तकों की पेश की जा सकती है। बच्चों के लिए नॉर्मल टेक्स्ट बुक के साथ साथ डिजिटल ऑडियो वीडियो टेस्ट की भी पढ़ाई की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय धर्म प्रधान जी ने कहा था कि एनसीएफ 2000 में 4 चरण होंगे, जिसमें से मूल स्तर के लिए एनसीएफ 2022 0 से 8 साल तक के बच्चे जितने भी होंगे वो शिक्षा के लिए हैं। एनसीएफ 2022 के अनुसार प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा विकास के क्षेत्र है। केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका का शुभारंभ किया गया। 20 अक्टूबर 2022 को फाउंडेशन स्टेज के लिए एनसीएफ 2022 को लॉन्च किया। एनसीएफ 2022 द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर एनएपी 2020 के द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर एनसीएफ 2022 तैयार किया गया। एनसीएफ 2022 के 4 फाउंडेशन प्रिपरेटरी मध्य माध्यमिक चरण। एनसीएफ की फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 साल तक की उम्र के छोटे बच्चों के लिए देश की पहली एकीकृत एनसीएफ है और इससे समग्र दृष्टिकोण के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता को व्यापक रूप से बेहतर हो जाएगी। बच्चे के खेल के माध्यम से ही सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं। इसलिए एनसीएफ में जो परिकल्पना की गई थी उसके तहत संज्ञात्मक, कॉग्निशन, सामाजिक, भावात्मक, शारीरिक सभी आयामों के बच्चों के आधार पर उन्हें रोचक अनुभव कराया जा सके। इसके साथ ही सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा व संख्यात्मक प्रदान किया जाए। पोलियो एक पोर्टफोलियो की फाइल होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित किया जा सकता है, जिन पर एक विद्यार्थी एक विशेष समय पर अवधि कार्य कर सकता है। मुख्य बिंदु: मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक सामूहिक प्रोजेक्ट, एक छोटा प्रोजेक्ट, विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न, सामाजिक पत्र पत्रिका के लेख, समस्या हल करने के कार्य। रूबिक्स क्या होते हैं? रूबिक्स एक लिखित मार्गदर्शन प्रदान करता है जिससे विद्यार्थियों के कार्य को मूल्यांकन किया जाता है। एक निश्चित संकेत मापदंड विद्यार्थियों के लिए एक स्पष्ट रूप से प्रदर्शन स्तर लक्ष्य स्केल के प्रत्येक बिंदुओं के लिए प्रदर्शन की व्याख्या करने से पहले लक्षणों की सूची बनाना। समस्या समाधान विधि जनक सुकृत थॉमस: जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है तब वह वैज्ञानिक तरीके से उसका समाधान किया जाता है। समस्या को पहचानना, अपेक्षित गतियों संबंधी खोज करना, हल ज्ञात करना, समस्या का विश्लेषण, उत्तर की जांच करना। यह वैज्ञानिक विधि है। इसमें छात्र सोचने के लिए प्रेरित है। यह करके सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। बच्चों में वैज्ञानिक गुणों का विकास होता है। छोटी कक्षा में उपयोगी नहीं है, महंगी विधि है। सहकारिता अधिगम विधि ऐसे वातावरण में अधिगम को बढ़ावा देती है जहां विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा शैक्षिक कार्य को भी पूरा करने के लिए मिलजुल और सहयोग कार्य को पूरा करते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन क्या होते हैं? आकलन व मूल्यांकन का एक सतत प्रक्रिया जिसके द्वारा हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ परिपुष्ट होते हैं, यानी हमें फीडबैक मिलता है। आकलन का उद्देश्य होता है कि सीखने के दौरान बच्चे की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखता है कि कितनी उपलब्धि है, यानी क्या उसने अचीवमेंट किया है। मूल्यांकन का केंद्र सीखने के लिए सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों के वास्तविक उपलब्धि स्तर पर जांचना। आकलन व मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों के अधिगम को बढ़ावा देना और उसका चहुमुखी विकास करना है। उद्देश्य क्या होता है मूल्यांकन का? बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता, अनुभूति का मापन करना और मूल्यांकन के एक व्यापक प्रक्रिया। एक शिक्षक से 10 से 30% समय आकलन में खर्च करता है। बच्चों की सभी कठिनाइयों का निर्धारण करना, दोषों को जानना, बालकों को चहुमुखी विकास को निरंतर गति प्रदान करता है। छात्रों की अध्ययन की ओर अग्रसर करता है। शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक, बच्चों में प्रगति को सहायक है। बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक होता है। बच्चों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायता करता है। शैक्षिक व्यवसायिक मार्गदर्शन में सहायता है। उद्देश्य नहीं है बच्चों का रिजल्ट निकालना, अंक देना, ग्रेड देना, बच्चों में प्रतियोगिता कराना। अनौपचारिक निर्णयात्मक रचनात्मक मूल्यांकन, अनौपचारिक योगात्मक मूल्यांकन, निदात्मक मूल्यांकन। एनसीएफ की सिफारिश की है कि सभी निजी दोनों स्कूलों में 8 से साल के बच्चों के मातृभाषा और प्राथमिक भाषा आनी चाहिए। उद्घाटन बाल वाटिका, प्रारंभिक बच्चे की देखभाल और शिक्षा, जिसमें हमें धर्मेंद्र प्रसाद ने एजुकेशन मिनिस्टर 3 से 18 साल के बेस्ट एनपी को माना है। पंचकोश की अवधारणा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में पंचकोश की अवधारणा को बताया गया। इसमें यजुर्वेद का उपनिषेध है। पंचकोश वस्तुतः ज्ञान की 5 परतें हैं जिनसे एक बच्चे में संपूर्ण अस्तित्व के रूप में परिभाषित किया है। प्रत्येक परत में कुछ विशेषताएं को प्रदर्शित करती हैं, जैसे भौतिक परत, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, जीवन शक्ति, मनोमय कोश, मन की परत, विज्ञानमय कोश, बौद्धिक परत, आनंदमय कोश, आंतरिक स्व। एक बच्चे का समग्र विकास इन 5 परतों के पोषण में ध्यान में रखता है। शारीरिक विकास, प्राणिक विकास, भावात्मक विकास, मानसिक विकास, भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास और चारित्रिक विकास है। एनसीएफ के मुताबिक पंचकोश में मानवीय अनुभव, समझ और मानव शरीर के महत्व की एक प्राचीन व्याख्या है। मानव विकास के लिए यह समग्र शिक्षा की दिशा में समग्र, स्पष्ट, समग्र और दिशा देता है।
जैसे NCF ऐसे स्कूल एजुकेशन शिक्षा, जिसमें लचीलापन होना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, हर बच्चे के इंक्लूसिव एजुकेशन जरूरी है। उसके बाद ही अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा की 0 से 8 वर्ष और 3 से 8 वर्ष की होनी चाहिए। टीचिंग को अच्छा शिक्षण देना चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चों को टीचर ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किस तरीके से बच्चे का ऑलराउंडर डेवलपमेंट कर सके। और NCF कहता है कि आपने साथ ही साथ जो अडल्ट है, अडल्ट एजुकेशन के वयस्क शिक्षा भी ज़रूरी है। सबसे पहले है कहा गया है कि 0 से 8 साल तक के बच्चों को ब्रेन डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा NCF 2005 में कहा गया था सभी बच्चों में संख्यात्मक सुनिश्चित करना प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिक का महत्वपूर्ण मुद्दा है। बच्चे के स्तर की प्रगति के लिए मूर्त से अमूर्त को और ले जाना चाहिए। उसके आकार, स्थानिक समझ, पैटर्न, मैपन जैसी संख्याओं को प्रोत्साहित करें, डाटा हैंडलिंग करें, बच्चे डराने की बजाय आनंद ले सके। गणित की एक ऐसी चीज़ के रूप में देखा जाए जिसके द्वारा हम संवाद किया जा सके, चर्चा कर सके, साथ ही मिलकर बच्चे अर्थपूर्ण समस्या का समाधान निकाल सके। शिक्षक हर बच्चे को कक्षा में इस विश्वास के साथ शामिल करता है कि हर कोई गणित सीख सकता है। बच्चों को शब्दों के साथ खेल और गिनती के साथ संबंध को छोटे छोटे समुच्चय में ही से समझे। NCF सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण पर बल देता है क्योंकि यह क्रिया अधिगम पर केंद्रित है। आकर्षक गतिविधियों के साथ से शिक्षार्थी की भागीदारी भी है। संकल्पना मानचित्र, कंसेप्ट मैपिंग क्या होता है? यह एक ऐसी श्रेणी होती है, यह एक योजनाबद्ध रेखांकित होता है जो अवधारणाओं के बीच को संबंध को दर्शाता है। ये शिक्षा और शिक्षार्थी द्वारा किया जाता है। इसे पूर्व ज्ञान के साथ नई अवधारणा को जोड़ता है, यानी पहले वाले ज्ञान से दूसरे नए ज्ञान को जोड़ दिया जाता है। यह एक तरीका जो सीखने को सफल बनाता है। समरूपता, एक दूसरे के सामने या धुरी पर चारों ओर बिल्कुल समान भागों से बने हुए गुणवत्ता को कहते हैं। जैसे ये शेप बना रखी है, उसमें लाइन डाल दी, बीच में पार्टीशन कर दिया। टेक्सलेशन या टाइलिंग, टेक्सलेशन उससे बनता है जब आकार बार बार एक विमान को ढकने पर दोहराया जाता है, यानी बिना किसी अंतराल या ओवरलैपिंग किए बनाया जाता है। जैसे ट्रायंगल बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे आगमन और निगमनात्मक तर्क क्या होता है? आगमन विधि वो होती है जिसमें उदाहरण मूर्त से अमूर्त की हो, डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, ज्ञात से अज्ञात, विशेष से सामान्य की ओर। इंडक्टिव होता है जहाँ पे हमें नियम और उदाहरण, अमूर्त से मूर्त, सामान्य से विशेष। ध्रुवीय प्रणाली प्रक्रिया जिसमें टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम या सोसाइटी या इन्वायरमेंट का प्रयोग होता है। इंटर स्टेज इफेक्टिव होता है, वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, सीखने में हेल्प करता है। उसके बाद अबेकस। अबेकस एक प्राचीन यंत्र है जिसमें लकड़ी या प्लास्टिक में फ्रेम किया जाता है और उसे छड़ों में होती है, और इसे फिसलने के लिए मोती के लिए साथ जोड़ घटा भाग गुना ये वर्गमूल और स्थानीय मान सिखाया जाता है। उसके बाद है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड एक वर्गाकार बोर्ड होता है जिसमें कीलें लगाई जाती है और उसमें अलग अलग तरीके से रबड़ बैंड के साथ ज्योमेट्री माप के प्रयोग के साथ साथ संख्यात्मक अवधारणा को समझा जाता है। ग्राफ पता ही है, दशमलव के द्वारा दर्शाया गया शिक्षण है। जीलेस ब्लॉक होता है, जमा घटा और गिनती सिखाई जाती है। और एक होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है कि ये एक ज्योमेट्री प्रतिनिधि संबंध है जिसमें संपूर्ण और उसके भाग के संबंध को दर्शाता है। ये इस तरीके से मैथ्स की जो पेडालॉजी है वो फिनिश हुई। अब हम चलते हैं इनकी टैग वर्ड्स की ओर, ताकि हम उसके बाद करेंगे प्रीवियस के क्वेश्चन। ये रहे मैथ्स पेडालॉजी के टैग वर्ड्स, और ये जो है टैग वर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रयोग होते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड्स बच्चे के पॉजिटिव वेव को ध्यान में रखते हुए आंसर देना चाहिए। जैसे सपोज फॉर सरल, सरल इज जो है वो सरल बात कही है या तार्किक यानी लॉजिकल बात कही हो तब टैग वर्ड्स अधिक स्पष्ट। कर्मबद्धता या सुदृढ़, तार्किक या तार्किक चिंतन, वास्तविक जीवन से जोड़ना, सीखने के अलग अलग अवसर देना, गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना। आगे देखिए, समझ और चिंतन विकसित करना, व्यापक विकल्प विस्तार पर अध्ययन, गणित के ज्ञान में आधारभूत हमारी ज्ञानेंद्रियाँ। उसके बाद लिखा है गणित के ज्ञान का आकार निश्चित होता है, गणित में अमूर्त पत्ते को मूर्त रूप से परिवर्तित किया जाता है। और लिखा हुआ है प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और व्यवहारिक पृष्ठभूमि। अब उसके बाद कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स भी होते हैं जिसमें अगर आ जाए आपकी परिभाषा, ठीक है, परिभाषा आ जाए, निपुणता आ जाए, सटीकता आ जाए, सूत्रों का स्मरण याद करना, कंठस्थ आ जाए, केवल आ जाए, संरचना आ जाए, या केवल एल्थागोरम्स आ जाए, तो उसके बाद वो नहीं है सटीक परिकल्पना। ये सारे नेगेटिव टैग्स है। इसके अलावा भी और है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है कुछ। उच्च माध्यमिक, मानसिक रूप सोचने वाला, समावेशी कक्षा में वैकल्पिक साधनाओं का प्रयोग। उसके बाद हमारा लिखा है सृजनात्मक, ये भी पॉजिटिव है। चिंतन का विकास, समस्या समाधान, कौशल विकास, आलोचनात्मक चिंतन, खोजबीन, चर्चा यानी वर्कशीट, संदर्भ यानी कंटेक्स्ट। उसके बाद हमारा है
हस्तचालकों का उपयोग। तो ये सारी चीज़ें हमारी पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, जिसमें नेगेटिव कुछ बहुत लिमिटेड होते हैं पॉजिटिव टैग्स में। अब इस तरीके के में हम चलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। मैथ्स पेडोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें है कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ छात्रों ने 305 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? यह बताकर कि यह गलत है, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के कहेंगे। शामपट पर सही उत्तर लिखकर कहेंगे। उनको अपनी कॉपी में 10 बार सही लिखने के लिए देंगे, या उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाकर। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चों को, जब भी छोटे बच्चों को, तो हम उनको उत्तर तो नहीं बता सकते, तो ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, ये गलत है। दूसरा, शामपट पर सही उत्तर लिखने के लिए भी नहीं कहेंगे। साथ ही साथ 10 कॉपी में सही बार लिखने के लिए तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो हम उनको तरीका बताएंगे किस तरीके से हमें नियम को, यानी कि इसके फॉर्मूले को फॉलो करते हुए इसको चीज़ के। तो राइट आंसर इज 4। यानी पेडोलॉजी में इन चीज़ों को, नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को ध्यान में रखना। जो बच्चों के लिए पॉजिटिव है उसी का आंसर राइट होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में पति चित्रण यानी मानचित्र, जिसमें हम कहते हैं मैपिंग के द्वारा कौन सा पहलू विद्यमान होता है? जब भी हम मैपिंग की बात करते हैं तो उसमें एक सीक्वेंस होता है, जहां पर मैंने आपको इसमें कंटेंट में भी पढ़ाया था कि मानचित्र का तथाकन बिना पैमाने वाले आलेख, जिसमें हम आलेख संकेतिक या प्रतीक होता है, या फिर पैमाने के अनुसार आलेख खींचना। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका जो होता है गणित के लिए, जब प्रतिमान या मानचित्र का पहलू करते हैं, तो हमें सबसे पहले जो फॉलो करना होता है वो है मानचित्र का अर्थांकन। अर्थ मतलब किसी तरीके से हमें सीक्वेंस लगाना है। तो सीक्वेंस में जो हमारा राइट आंसर है वो ए है। बिना पैमाने का आलेख भी ठीक है, और संकेत या प्रतीकों का उपयोग करना, पैमाने के अनुसार आलेख खींचना, ये रॉन्ग है। तो हमारा राइट आंसर इज ए बी सी। सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा। अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? देखिए, टाइलिंग भी मैंने आपको नोट्स में समझाया है। समितिये, अगर हम समितिये की बात करते हैं, जो हमारा भाग नहीं है, चौपड़ भी है, अनुमान लगाना भी है कि हम अनुमान लगाते हैं, और पूर्णांक भी हैं, जहाँ पे गिनतियों की संख्या गिनी जाती है। पूर्णांक है या नहीं है, इसमें बताना है, जो हमारे गणित का भाग नहीं है। अब नहीं, चौपड़ भी नहीं है, अनुमान लगाना भी नहीं है, समिति भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर इज फर्स्ट, कि पूर्णांक इसका राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर इज पूर्णांक। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें आगे हमें दे रखा है, मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जा सकता है? देखिए, अवधारणा होती है, मानक चिन्ह होते हैं, जिसका हम प्रयोग हम ज़्यादातर कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो मैथ्स में कैसे बताना है? मैथ्स में एक आपको भी पता है, चर और अचर और मानकों में अभिव्यक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे संख्या बोध होगी, संख्या का एनालिसिस किया जाता है, फिर उसके बाद उसका भिन्न निकाले जाते हैं, फिर प्रतिरूप होता है। तो राइट आंसर इज फर्स्ट है। अब फिफ्थ का आंसर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? समस्या समाधान लड़के और लड़कियों के योग्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले बच्चों के लिए गणित कठिन लगता है, ये नेगेटिव सेंस में है। तो देखिए आगे, नेगेटिव सेंस वाला तो पता ही पड़ा है। अध्यापक के विचारों पर प्रभाव गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर होता है। देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? अगर हम देखें तो तीनों में से पहला लिखा है ए सही है, दूसरा लिखा है बी, तीसरा सी या ए बी। देखिए, यहाँ पे जो सी सेक्शन है वो है कि अध्यापक के विचारों का प्रभाव गणित सीखने वाले के प्रदर्शन पर होता है। अध्यापक जो भी कुछ सिखा रहा है, किस तरीके से सिखा रहा है, क्योंकि यह विचार होंगे या नहीं होंगे, ये सच होगा या नहीं होगा, तो ये डिपेंड करता है अध्यापक पर। तो अध्यापक का तरीका देखना। तो राइट आंसर इज थर्ड। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ा का संग्रह करना, इकट्ठा करना, अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तम साधन है? देखिए, यहाँ प्राथमिक कक्षा में आंकड़ों का संग्रह करना या अर्थांकन सबसे उत्तम साधन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद राइट आंसर देखेंगे। अभ्यास के द्वारा बहुत प्रश्न उपलब्ध कराना, अभ्यर्थी को सर्वेक्षण संचालन करवाना, या क्विज दे देना,
या फिर सामूहिक चर्चा मतलब विचार विमर्श करना, यानी ग्रुप डिस्कशन करना, प्रश्नोत्तरी क्विज करना, सर्वेक्षण मतलब सर्च करके कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढना। तो अगर हम बेस्ट तरीका बता रहे हैं, उत्तम पूछा गया है, वैसे तो सारे प्रश्न होते हैं लेकिन बेस्ट जो सबसे अच्छा होता है, अगर एक टीचर के लिए सोचे तो विद्यार्थियों को उसकी नॉलेज के अनुसार, उसके यानी कि उसके तरीके के अनुसार जो भी वो आंकड़े पढ़ रहा है, उसकी समझ में आ रहा है नहीं है, विकसित हो रहा नहीं है, तो उसको हम उसको विद्यार्थियों के सर्वेक्षण का सर्वंचन यानी कि संचालन करवाने की कोशिश करेंगे। आगे है, एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुजाकार है, यानी कि एक विद्यार्थी कहता है जो समोसा होता है वो इस तरीके से होता है, वैसे होता भी इसी तरीके से है। आगे देखिए, वह ज्यामितीय विवेचन में वेल हील के अनुसार किस स्तर पे होगा। देखिए यहाँ पे वेल हील की थ्योरी मैंने आपको बताई थी कि वेल हील की थ्योरी में आपको भी पता है कि जब समोसे का त्रिभुज जैसा होता है तो ज्यामितीय विवेचन में वेल हील के अनुसार क्या हो जाता है, वह स्तर जो आता है जब हम सीखते हैं कि ये इस शेप में है। हमें जीरो लेवल में चक्षुकरण की बात की जाती है, जीरो लेवल में विजुअलाइजेशन की बात की जाती है, जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है कि किसी भी शेप को, अब मैंने वहाँ पे एग्जांपल दिया था रोटी का, सर्कल का एग्जांपल दिया था, अगर सर्कल का एग्जांपल देखूँ तो सर्कल के एग्जांपल में आपको अगर बताऊं तो सर्कल का एग्जांपल मैंने इस तरीके से उसका कंपेयर किससे किया गया था, रोटी से। तो इसी तरीके से ट्रायंगल का कंपेयर करा है, तो इसका राइट आंसर इज जीरो लेवल, तो यानी जीरो लेवल तय, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे कह रहे हैं 53 प्रश्न नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या रचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है। यहाँ पे अलग अलग तरीके से अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे जो हमें डिटेल में बताया गया 53 में कि गणितीय परिभाषाओं को कंठस्थ उच्चारण, कंठस्थ मतलब लन कराना, ये टैग वर्ड्स के अनुसार देखें तो कंठस्थ मैंने आपको बताया था ये नेगेटिव है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। केवल वाले भी जब हम याद रखते हैं, केवल उत्तर पर कर देते हैं, ये भी नेगेटिव संदर्भ में। केवल त्रुटियों को ज्ञान महत्व करके स्रोत को समझाना, या विद्यार्थियों को पारस्परिक क्रियाओं में हतोत्साहित करना। अगर हम ध्यान से देखें, हतोत्साहित हमारा जो होता है वो नेगेटिव सेंस में आता है, किसी को प्रोत्साहित करना होता है, हतोत्साहित नहीं करना होता, ये उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पे जो आंसर है ये भी गलत है, तो राइट आंसर थर्ड वाला हमारा राइट है। आगे चलते हैं 54 के, गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं, गणित के प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है, गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, गणित में आमूर्तीकरण और मानस दर्शन या दृश्यकरण सम्मिलित है, गणित वास्तविक संसार से जुड़ा है। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो गणित की संख्याओं की जो लिमिट है एक नहीं, वो कह रहे हैं कि एक गणितीय संख्याओं की नेगेटिव सेंटेंस में बताना है। तो नेगेटिव संख्याओं की जो अगर हम देखें गणितों के प्रतिरूपों संबंध में सम्मिलित होता है, गणित के मूर्तीकरण या दृश्यकरण में सम्मिलित होता है, गणित का जो संसार है वो संसार से जुड़ा होता है, यानी वो कहीं ना कहीं गणित जो होता है वो एक दायरे में नहीं होता, कहीं ना कहीं विज्ञान से भी जुड़ा है, हर एक विषय से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम देखें कि गणित जो है वो एक सीमित संख्या से लिमिटेड है, तो इसका राइट आंसर इज सेकंड है, क्योंकि सीमित नहीं है, अनलिमिटेड है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में त्रिवम दिक् स्थान समझ को विकसित करने के लिए संवेदना उपयुक्त नहीं है। देखिए इस क्षेत्र में अगर हम देखें, त्रिवम क्या होता है समझने के लिए, भारत में मानचित्र में विभिन्न तरह के चिन्हों को दिया जाता है और उसका संकल्पना करना सही नहीं होता, तो इसलिए उन्हें दिक् आभासी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर अगर हम देखें, भारत के मानचित्र व शहरों की बीच की दूरी पर कल्पना, इसका पता होना चाहिए। इसमें कल्पना दी जाती है रेखाओं को मोड़ने से क्या कागज जोड़ना है, निर्देश देना कि विद्यालय में कैसे कार्य कर सकते हैं, पेंसिल के ऊपरी दृश्य पार्श्व दिशा में सुमेलन करना। तो इसका राइट आंसर है कि मानचित्र में विभिन्न प्रकार के शहरों की दूरियों को बताता है। ये हमें बताता है कि कौन सा त्रिविम दिक् स्थान आभासी होते हैं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न चलते हैं 55 के बाद 56 प्रश्न नंबर पे चलते हैं ताकि आपको पता चले, समतल प्रकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो नेगेटिव सेंटेंस में दे रखा है ये भी सारे क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को अवसर दिए जाने चाहिए कि विभिन्न सूत्रों की खोज करें, क्षेत्रीय फल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्र के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए, मापन के औपचारिक मानकों का परिचय और परिपालन के लिए ग्रीड पेपर लाभदायक साधन हो सकता है, क्षेत्रफल मापने के लिए आकृति वाले चौपड़ बिछाना या टाइलिंग लाभदायक हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल के लिए अनुमान लगाना, हम कह सकते हैं कि जो आकृतियाँ होती है वो विभिन्न है, कि हमें से ज़्यादा बच्चों को क्या कहेंगे कि क्षेत्रीय मापन क्षेत्रों में विभिन्न अनुमान लगाना पढ़ाया जाना चाहिए। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस बताना जो नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं का अगर हम देखें तो यहाँ पे
जो हमारा क्षेत्रफल से है, अगर हम पहले से ही सूत्रों को बता के पढ़ाया जाना चाहिए तो बच्चों को नॉलेज नहीं रहेगी, उसको वो ज्ञान नहीं मिल पाएगा जो ज्ञान उसे देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे और भी ऑप्शन पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को अवसर दिए जाने चाहिए कि वह, आगे कह रहे हैं कि वह विभिन्न सूत्रों की खोज करे। देखिए सूत्रों का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, अगर ये नहीं बताना है तो ये हो सकता है खोज करने के लिए कहे मानव परिचालन के लिए परिचालन के लाभदायक हो सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय मापन के लिए विभिन्न प्रकार के चौपड़ बिछाना ये बिछाते हैं। इसमें ये नहीं वाला ये है कि सूत्रों को पहले अनुमान लगाए फिर पढ़ाया जाना चाहिए, तो यहाँ पे राइट आंसर इस सेकंड है, जो नहीं है तो इसलिए राइट। आगे है निम्नलिखित में से मुक्त सिरे वाले जो प्रश्न हो को पहचानिए और उनके बारे में लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। एक गत्ते के डिब्बे का आयतन इतने हैं, ठीक है, यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, ये निकालने के लिए बोल रहे हैं। दूसरा बोल रहे हैं कि एक गत्ते की डिब्बे की चौड़ाई और उसकी लंबाई इतनी दे रखी है, उसकी चौड़ाई और लंबाई इतनी है, डिब्बे का आयतन इतने हैं, तो लंबाई चौड़ाई का ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन है, एक आयतकार का क्षेत्रफल 480 मीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक बड़े 3660 मीटर वाले खेत में इतने क्षेत्रफल वाले आयतकार के भूखंड समा सकते हैं। तो यहाँ पे जो 57 का आंसर दे, अगर हम सोचें तो हमें एक मुक्त वाले प्रश्न की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट भी हमारा एक मुक्त वाला प्रश्न नहीं है जहाँ पे एक ही सेंटेंस में जवाब दे सके, दूसरा भी नहीं है और चौथा भी नहीं है। हमें यहाँ पे एक आयतकार का क्षेत्रफल दे रखा है जिसमें लंबाई और L गुना B निकालकर आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि संभावित है मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन ये एक सिरे वाले प्रश्न होते हैं जिसमें जो सबसे बेस्ट आंसर है वो तीसरा है, इसमें तीसरा इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गणित की विभिन्न अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस में बोल रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि गणित गुणन का गठन योग की अवधारणा में क्या हुआ है? भाग का गठन व्यकलन की अवधारणा पर हुआ है। पूर्णांक का गठन प्राकृतिक संख्याओं के धारणा पर, भिन्न का गठन दशमलव के आधार पर हुआ है। देखिए यहाँ पे अलग अलग तथ्य बता रखे हैं, तो सबका सीक्वेंस है। जो चौथे वाला है, अगर हम उसकी बात करें तो भिन्न का गठन दशमलव के धारणा पे हुआ है, तो नेगेटिव सेंटेंस में ये गलत है। बाकी ऊपर तीसरे वाले तीनों ही सही है। गुणन का गठन योग से हुआ है, भाग का गठन व्यकलन से होता है, पूर्णांक का प्राकृतिक संख्याओं से ही होता है। तो राइट आंसर इज 4। ठीक है, दशमलव से नहीं होता भिन्न का गल। भिन्न का जब पॉइंट में लिखते हैं ना 1/2, 3/, तो इस तरीके से। प्राथमिक स्तर में भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछित क्रियाकलाप को पहचानिए। 59 में बोला है कि प्राथमिक स्तर में कौन कौन से स्तर होने चाहिए। भिन्न की प्रतिदिन की अवधारणाओं को कक्षा की पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर केवल नेगेटिव सेंटेंस में है, मैंने आपको बताया था टैग वर्ड्स, नेगेटिव वाले टैग वर्ड्स अलग ही दिख जाते हैं, तो ये भी नहीं है। भिन्न की अवधारणाओं को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। महत्व दिया जाना चाहिए। अंश और हर पृथक संख्या है। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आपको, अगर हमें यहाँ पे क्या बताना है, नहीं वाला बताना है, तो नहीं वाले में क्या करना है कि प्राथमिक स्तर पर भिन्न को पढ़ाने के लिए वांछित क्रियाकलाप क्या होता है कि भिन्न को हम अलग अलग स्थितियों में प्रदर्शित करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिससे विद्यार्थी को आसानी से समझ हो सके। तो इसका राइट आंसर है तीसरा। तीसरा क्यों है इसका राइट आंसर? अगर हम देखें तो मैंने आपको 2 तो नेगेटिव सेंटेंस में बता दिए थे कि जो पहला है वो कह रहा है कि कक्षा में हस्तक्षेप, ऐसा तो हो नहीं सकता। प्राथमिक स्तर में केवल आधा, चौथाई और आधा, ये तो यूज़ ही नहीं है। तो हमें राइट सेंटेंस में यूज़ होता है महत्व दिया जाने वाला अंश और हर पृथक संख्या है। यस, भिन्न वाला भी है, ऊपर वाला भी है, सेकंड भी है, लेकिन थर्ड जो है वो हमारा नहीं है। अब 60 वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित के आंकलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वांछनीय नहीं है? 60 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है पहले अवधारणाओं की समझ के आंकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए। एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए। विद्यार्थियों के संदर्भ में प्रति आंकलन को अति संवेदनशील होना चाहिए। यह आवश्यक है कि सभी बच्चों को उनकी गणितीय रुचि के अनुसार चुनौती दी जाए। अगर हम इसके देखें कि एक ही लक्षण में प्रशिक्षण देना चाहिए, कौन सा लक्षण नेगेटिव है, तो परीक्षा नहीं लेनी चाहिए बार बार में किसी भी चीज़ को। तो इसका राइट आंसर इज सेकंड है। ऊपर वाला महत्व देना चाहिए, अति संवेदनशील होना चाहिए और गणित में रुचि होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर इज 3। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? आई दृश्यीकरण, पक्षांतरण, रूपांतरण। तो इसमें राइट कोड देखते हैं ए और बी, ये केवल बी। देखिए ज्यामितीय आकृति को देखकर समझना और उसका परस्पर
रूपांतरित करना ज्योमेट्री समस्या को हल करने की प्रक्रिया होती है। तो इसमें दो ऑप्शन हमारे राइट होने चाहिए। एक होता है दृश्य यानी सामने की तरफ देखना और उनको सॉल्यूशन निकालना। तो इसका राइट आंसर इज ए और सी, पक्षांतरण नहीं होता। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण के अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए अति उपयुक्त है? गणितीय खेलों में संलग्न या व्यस्त होने के दौरान हम बच्चों को आकलन नहीं कर सकते, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। गणित केवल आनंदमयी अधिगम के अनुभवों को प्रदान करता है। गणित जो है वो केवल दिनचर्या में खेलने वाले खेल है। देखो फर्स्ट जो है हमारा नहीं है, बी और सी है। अगर ऑप्शन हमें बी और सी देखना है तो हमें आगे भी देखना होगा कि उसमें कह रहे हैं कि जो हमारा गणित है वो केवल बी का अनुसरण करता है, क्योंकि गणित शिक्षण अधिगम में हम गणित को बार बार में खेलमय और आनंदमय अनुभव के द्वारा प्रदान करते हैं, क्योंकि छात्र गणितों को खेल खेल के माध्यम से सबसे बेस्ट बताना है। तो दोनों पर सही था, लेकिन उन्होंने बेस्ट पूछा था। तो खेल खेल में हमने पढ़ा था कि एनसीईआरटी में खेल खेल में गणित को सिखाना बच्चों के लिए आनंदमयी होता है। तो इसका अगर हम राइट आंसर देखें तो बी ऑप्शन इज सही है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इज बी, तो यहाँ पे बी दे रखा है ऑप्शन में। अगला है कि पाठ्यचर्या 2000 एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित से कौन सा गणित शिक्षण उद्देश्य प्राथमिक कक्षा के लिए न्यूनतम उपयुक्त है, मतलब मिनिमम? दिक् स्थान संबंधी विधि में विधि करना, गणित के प्रति रुचि को पोषित करना, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणित से जोड़ना, विजय की चिंतन की कुशलता को विकसित करना। यहाँ पे राष्ट्रीय एनसीएफ कहता है कि जो गणित है वो हमारा प्राथमिक स्तर पर शिक्षण को अच्छा बनाना है। तो अगर हम इसका देखें तो बीजी चिंतन की कुशलता को विकसित करना है, उसको बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में कौन सा वेल हीले की ज्योमेट्री है? देखो पिछले वाले जो क्वेश्चन कराए थे वो अलग अलग एग्जाम के हैं जो प्रीवियस में पूछे गए थे। तो वेल हीले द्वारा यहाँ पे पूछा गया कि विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है उसमें पूछा गया अनुभव आश्रित, विकासात्मक, अनुक्रमिक या आयु आश्रित। तो इसमें वेल हीलियन ज्योमेट्री स्तरों में आपको बताया था कि हर आयु में हल ले में शून्य स्तर भी होगा। फिर उसके बाद था ऑफ 5 स्तरों में एक विधि को पहले चरण को 0 स्तर माना गया था। इसमें अलग अलग स्तर थे, जिसमें अगर हम देखें तो आयु आश्रित जो चाहिए था वो 0 से थे, जो स्टार्टिंग में बोलते हैं, जिसको हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है विश्लेषण, एनालिसिस करना, फिर अमूर्त परख करना, फिर औपचारिक पंगलन करना। फिर उसके बाद हमारा गणितीय दीनता आती थी, जिसमें अंतिम चरण में हम गणित के तरीके से दूसरी चीज़ों में कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पे राइट आंसर इस हमारी जो 49 का है वो आयु आश्रित है। क्या है हमारा 49 का? आयु आश्रित। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डीज ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती? डीज ब्लॉक की प्रयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती। डीज ब्लॉक में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इसको पढ़ें तो इसमें जमा, घटा, गुना, भाग आदि स्थानीय मान को जोड़ा जाता है। तो इसमें स्थानीय मान, संख्याओं का योग, एक अंक वाली गुणन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो प्रायिकता है। तो प्रायिकता जो होती है वो हम इसको किसमें ब्लॉक में प्रयोग नहीं या पढ़ाई नहीं जा सकती। निम्नलिखित में से कौन से पूर्व संख्याओं से प्री नंबर की अवधारणाओं के निर्माण से संबंधित है? एकीकृत में अगर पदानुक्रम को देखें तो बच्चों में 2 संख्याओं का निर्माण होता है। माप एक गणितीय प्रक्रिया जिसकी आकृति या मात्रा की माप की जा सकती है। तो माप भी किया जा सकता है, आकृति भी बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा वो है थर्ड, यानी ए और बी। 51 का राइट आंसर इज थर्ड, यानी कि हमारी जो है एकीकी संगृत और पदानुक्रम मापन माप की प्रक्रिया होती है जिसमें हम आकृति का माप भी किया जा सकता है। इसलिए हमें प्री नंबर यानी पूर्व संख्या या प्री नंबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है गणित में कक्षा पर आधारित आकलन को क्या कहेंगे? सभी विद्यार्थियों के अद्वितीय यानी विशेषताओं का अनुभव, कुशलता को ध्यान रखना और सम्मान करना चाहिए। अगला है गणितीय निर्देशों की भिन्न, एकाग्रचित, पृथक, अलग तरीके से प्रस्तुत। विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है वो प्रतिबिंबित करना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कथन में तैरते हैं। अब वहाँ कह रहे हैं कि पहले जो है सभी विद्यार्थियों के अद्वितीय का गुणों का विशेषता अनुभव का ध्यान रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो भी प्रकट हो रहा है उस पर प्रतिबिंब करना चाहिए, मतलब उस पर अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ए और सी,
तो कूट में ए और सी कहाँ है, फोर्थ ऑप्शन। सॉरी। 53 प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन से गणित की प्रकृति के बारे में सही है। आगे कह रहे हैं कि गणित को विज्ञान के प्रति मानव या पैटर्न की तरह समझा जा सकता है। गणित अमूर्त विचारों से संबंधित संबंधों का अन्वेषण है। फर्स्ट और सेकंड तो ठीक ही लग रहा है ऑप्शन। अगला देखते हैं, क्योंकि गणित तर्कशास्त्र पर आधारित होता है इसलिए गणित में रचनात्मक के लिए बहन की सीमित है, नहीं, गलत है। बाह्य रूप से सीमित नहीं कह सकते, सीमित नेगेटिव, ए और बी इज राइट आंसर। इसका 53 का देखते हैं, 53 का जो है हमारा ए और बी राइट आंसर है, ठीक है। 54 का, उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है, जहाँ पे हम बच्चों को पता चलता है कि हमारी इसकी कमियाँ कहाँ हैं, उसके कमियों का सामना करना पड़ता है। उन छात्रों के लिए जो प्रतिभागी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, ये नहीं है। पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं, ये भी नहीं है। समस्या समाधान के लिए शिक्षित, गणितीय संकल्पनाओं को समझने विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करता है उनको संबोधित करने के विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधार करना है, उनके उपचार करना, उनकी कमियों को पता लगाना, फिर उसका डायग्नोसिस करना, उसको सुधार करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की दिग संचार संबंधी, ये फिर आगे दोबारा न्यूनतम है। प्राथमिक स्तर के बच्चे तार्किक संकल्पनाओं के निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, जैसे x बड़ा है, y छोटा है, y बड़ा है, z छोटा है, z बड़ा है, चाहे इसलिए। दूसरा कह रहा है प्राथमिक स्तर की आकृतियों की धारणाओं को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में विस्तृत कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बच्चे शुरुआती स्कूली वर्षों में माप के तर्क को समझ सकते हैं। बच्चों की शुरुआती स्कूलों में। अगला है बच्चों का दिग स्थान संबंधी पूर्व विद्यालय यानी प्री स्कूल से ज्ञान संबंधित है। इसका जो न्यूनतम आंसर जो होगा ये फर्स्ट वाला है कि प्राथमिक स्कूल के बच्चे तार्किक संक्रामक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकाल सकते, वो इतनी आसानी से जल्दी से निकाल नहीं सकते, तो इसका राइट आंसर इज सेकंड, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी गणित की रचनात्मक आंकलन की विधि नहीं हो सकती। परियोजना, प्रश्नोत्तरी या कोई दैनिक विवरण, नहीं के बोल रहे हैं, तो यहाँ पे सत्र के जो अंत में परीक्षा होती है वो नहीं होती, बाकी सभी हो सकती है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों ने कहा कि इतना इतना प्लस के बराबर होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। दूसरा बोल रहे हैं, अब इसमें बताना है जोड़ना, पुनः समाहिक, अग्रवर्ती या फिर हमारा 3 अंकों वाली संख्या और एकीकृत संगत। तो इसमें जो इसको प्लस करेंगे तो हमारा राइट आंसर इस त्रुटि के सुधारने के लिए पुनः समीकरण की अवधारणा को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, तो जोड़ने वाले योग की पुनः समाहिक, तो फर्स्ट आंसर इज राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं 58 क्वेश्चन की तरफ। गणित में त्रुटियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। गणित में एक ही छात्र बहुत सारी त्रुटियां कर रहा है, इसका अर्थ है कि गणित को करने की क्षमता का आभास है। त्रुटियां गणित की भारतीयों के लिए अंतर्दृष्टि है। और उसके बाद कह रहे हैं कि शिक्षकों को ऐसा पर्याप्त चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए जिससे त्रुटियां होने की संभावना हो। देखिए, शिक्षक अगर चुनौतीपूर्ण कार्य देगा तो बच्चे कैसे करेंगे, तो इसका जो अगर हम देखेंगे तो बी और सी जो है वो हमारा सही है, बी इज थर्ड आंसर सही है। जॉर्ज पोलियर के अनुसार निम्नलिखित में कौन से गणित में समस्या समाधान में न्यूनतम अभिव्यक्ति है। जॉर्ज पोलियर के अनुसार जो कहते हैं कि उन्होंने कहा प्रत्यक्ष रूप से गणित को खोजना और समस्या का समाधान करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके अनुसार कहते थे कि जो भी समस्या उसको हल करने के लिए एक तरीके से रणनीति योजना बनाना, फिर उस उत्तर को, उस आंसर को व्याख्यात करना गणित समस्या का सबसे संबंधित साधन माना जाता है। तो इसका जो 59 का राइट है, समस्या एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोज करना है, प्रत्यक्ष रूप से समस्या का सॉल्यूशन निकालना है। प्राथमिक स्तर में गणित के अध्यापकों भिन्न को अवधारणाओं को परिचय देने के लिए निम्नलिखित क्रियाकल्पों की खोज करना, विभिन्न प्रकार की भिन्नों को शामपट पर लिखना और उनकी विविध विशेषता की व्याख्या करना, पेपर कागज को मोड़कर क्रियाकल्प करके अच्छी आयतकार पट्टियां या वृत्ताकार कटआउट करना, विविध चित्रों के अनुप्रयोग से भिन्न जैसे 1/2, 3 को दिखाना, शिक्षक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले क्रियाकल्पों में सर्वाधिक क्रम बताइए, निरूपित क्रम बताना है। इसमें अगर हम देखें तो बी पहले आएगा, फिर आएगा हमारा बी के बाद हमारा सी आएगा, फिर आएगा हमारा ए, तो ये सीक्वेंस है, तो इसका राइट आंसर इज फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शायद यहाँ तक राइट है कि हमें मैंने प्रीवियस ईयर के पैडालॉजी सेक्शन के क्वेश्चन कराए हैं जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कि किस तरीके से पैडालॉजी सेक्शन में पूछे जाते हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के। बाय बाय, टेक केयर।